नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं रीजनिंग के, उन सभी प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे प्रश्न जो आपके हूबहू एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, लिखा है दोस्त कबूतर अगर शांति से संबंधित है तो ये जो 2 क्वेश्चन मार्क अंत में दिए हैं इनका संबंध किससे होगा। इसके अतिरिक्त हम 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे जिसमें लिखा है निम्न में से रिक्त पद को ज्ञात कीजिए। यानी रिक्त पद आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा उसको हम जानेंगे। तो ऐसे के ऐसे 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। प्यारे दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आपने यदि अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, दोस्तों में सेशन शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसी के साथ आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 बोला है यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि जो चिन्ह दिए हैं, प्लस गुणा को बदलना है, भाग माइनस को बदलना है, तो हम प्यारे दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें जो चिन्ह परिवर्तन का नियम है उसको लगाएंगे। जैसे माइनस को बदलने को कहा था उसने भाग से, तो हम भाग से बदलेंगे तो भाग लगाएंगे माइनस के स्थान पर, गुणा के स्थान पर प्लस लगाएंगे 17 लिखेंगे और प्लस के स्थान पर गुणा लिखाएंगे और भाग के स्थान पर माइनस लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बन के आएगा और इस समीकरण में हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे प्यारे दोस्तों, इस समीकरण में हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, क्या आपको यहाँ पे कोई भी प्रकार का ब्रैकेट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या ऑफ लिखा मिला है? नहीं मिला है। सीधा डिवाइड मिला है, डिवाइड से सॉल्व करते हैं। काटेंगे तो 12 एकम 12 बचेगा, एक फिर से 12 एकम 12। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17 तिया 51। कितना हो जाएगा? 17 तिया 51। और दोस्त यहाँ पे आपका क्या है? माइनस का 27 है। तो प्यारे साथियों, आप पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 62 हो जाएगा और यहाँ पे आप 27 इसमें से घटा देंगे। जैसे आप 62 में से 27 घटाएंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर आएगा 35। कितना आएगा प्यारे दोस्तों? यहाँ पे 35 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमें विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। जब भी ऐसा प्रश्न आता है, जो क्वेश्चन कहे उसको उसी अनुसार से सॉल्व कर देना है, उत्तर आपका आ जाएगा। और हाँ, गणितीय समीकरण के प्रश्नों में बोर्ड मास जरूर याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसी के साथ दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। बोला है नीचे दर्शाए अनुसार एक कागज के को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यानी सबसे पहले आपके पास एक सादा सीट थी। कैसी थी? कागज की एक सादा सीट थी। उस सीट को पहले 20 से मोड़ा गया इस प्रकार से। उसके बाद उसमें 3 इस प्रकार के कट लगाए गए। उसने आपसे पूछा है ये कट किस प्रकार से खुलते हुए दिखाई देंगे। मेरी बात को समझना है। अगर आप इन कटों को देखें तो ये बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर हैं और जब ये खुलेगा ये नीचे की ओर खुलेगा। कैसे खुलेगा? ये नीचे की ओर खुलेगा। अगर ऊपर की ओर बंद हुआ था तो खोलते समय ये नीचे की ओर आएगा और नीचे की ओर आने पर याद रखेंगे इसके जो ये चिन्ह हैं, ये जो कट हैं, ये एज इट इज़ इसके पास में बनेंगे। कैसे बनेंगे? इसके पास में एज इट इज़ बनते हुए प्रतीत होंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पूरी तरह से खुल जाएगा तो ये बॉर्डर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कहोगे बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर ये चिन्ह मिलेंगे। यानी देखो, अगर आप देखें तो ये तो प्रक्रिया ही गलत दे रखी है और इसकी भी प्रक्रिया, लेकिन इसके जो चिन्ह है ये बॉर्डर से सटे हुए हैं। हमें तो भैया बॉर्डर से दूर चाहिए। अगर इस किनारे से दूर चाहिए तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो 4 है मेरे प्यारे साथी, वो एकदम से सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिला था। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्त। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न अक्षर श्रृंखला से है। अक्षर श्रृंखला में पूछा गया है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है
इस क्वेश्चन मार्क को ज्ञात करना है। तो हमने बताया था जब भी अक्षर श्रृंखला आए पहले पद का संबंध पहले से बना दो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बी, उसके बाद में डी, फिर सी, यहाँ पे लिखा है ई, इसके बाद में जी है, फिर क्या है एफ है, उसके आगे देखोगे एच लिखा है, यहाँ पे जे लिखा है और यहाँ पे आई लिखा है। आगे बताना है कि क्या आएगा। देखो मेरी बात समझो, मैंने कहा पहले को पहले से संबंध बनाओ, उससे पहले इनके स्थानीय मान याद रखना जरूरी है। जैसे बी 2 पर, ई 5 पर, एच 8 पर। तो आप इसमें देखें पहले को पहले से, 2 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं 5 हो जाएगा, 5 में अगर हम प्यारे दोस्त 3 जोड़ देते हैं 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे भी यही क्रम जुड़ेगा तो 3 जुड़ेगा, और 3 जुड़ेगा 8 में तो 11 होगा, और 11 पर जो लेटर आता है वो होता है के, यानी शुरुआत के से होगी। तो ये वाला नीचे वाला विकल्प गलत हो गया जो कि एल से शुरू कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। आगे डी 4 पर होता है, जी हमारा 7 पर होता है, जे हमारा 10 पर होता है। तो अगर आप देखें 4 में 3 जुड़ा है, 4 में 3 जुड़ा है 7 हुआ है, 7 में 3 जुड़ा है तो फिर से हमारा कितना 10 हुआ है। अब 10 में भी 3 जुड़ेगा मेरे प्यारे भैया, जब 3 जुड़ेगा तो 10 3 कितना होता है आप कहोगे 13, और 13 पर लेटर आता है एम। तो के बाद एम आना चाहिए, के बाद एम आना चाहिए। तो ये विकल्प हमारा 3 नंबर का बनेगा। कौन सा प्यारे दोस्त? विकल्प नंबर 3 में के बाद एम दे रखा है। और अंत में जब आप चेक करने जाओगे तो यहाँ भी आपका +3 का ही लॉजिक चल रहा है। 3 6 9, तो अगली बार में 12 जो कि आपका एल आएगा। ठीक है, और के एम एल क्या बनेगा? के एम एल विकल्प नंबर 3 आपका सही जवाब है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे आप लोग, ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर लगाते चले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कैलेंडर से संबंधित है। कैलेंडर का एक प्यारा सा प्रश्न है, बोला है 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था, तो 13 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आप इसको एज इट इज़ लिखिए। कैसे? आप कहोगे सर 9 मार्च, क्या लिखोगे? आप लिखोगे 9 मार्च 2007। कितना है साथी? 2007। दिन कौन सा है? दिन मेरे भाई शुक्रवार है। ठीक है, क्या है? ये शुक्रवार है। अब आपसे पूछा गया है 13 मार्च। क्या पूछा है भैया? आपसे पूछा है 13 मार्च, लेकिन सन बदल दी। सन बदल दी उसने, कितनी मांगी है? सन मांगी है सर 2012। कितनी? 2012। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा दिन होगा? सबसे पहले तो ये देखो सालों में कितना अंतर है। आप देखोगे 7 5 12, यानी कि सीधा का सीधा प्लस का 5 का अंतर है। क्या है प्यारे दोस्त? सीधा का सीधा, सीधा सीधा आपको यहाँ पे +5 का अंतर मिल रहा है, यानी 5 सालों का अंतर है। अगर यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे आप देखें तो 5 सालों का अंतर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक बात याद रखना है, दिनों में कितने का अंतर है? दिनों में अंतर देखोगे तो मेरे प्यारे भैया आपको पता चलेगा 9 तारीख थी, यहाँ पे 13 हो गई, अर्थात 4 दिन जुड़े हैं। कितने दिन जुड़े हैं? 4 दिन जुड़े हैं। तो 4 प्लस यहाँ पे लिख लो। अब एक बात समझना है, 2007 से 12 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं? बात समझो मेरे प्यारे भाई कि 2012 और 2007 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं? आप कहोगे 2007 तो नहीं है, लेकिन क्या 8 है? हाँ बिल्कुल है। तो लीप वर्ष का एक एक्स्ट्रा जुड़ता है। उसके बाद क्या 9 है? आप कहोगे नहीं। क्या 2010 है? नहीं। 2011 है? नहीं। क्या 2012 है? हाँ बिल्कुल है। क्या 2012 में हर फरवरी क्रॉस करके जा रहे हैं? आप कहोगे बिल्कुल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बोलोगे 2012 का लीप वर्ष, 2008 का लीप वर्ष, और 5 सालों का अंतर तथा 4 दिनों का अंतर, इन सभी को जोड़ करके शुक्रवार में जोड़ देना है। तो आप इसको पहले छोटा करना सीखिए। छोटा करना सीखोगे तो 5 2 7, या तो आप ऐसा कर लो, देखो आपको बताता हूँ, 5 4 9 2 11, 11 में आप 7 से भाग लगा लो। 11 में 7 से भाग लगाओगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। मैं वही कर रहा था, 5 2 7 काट के 4 रिमाइंडर लाना चाह रहा था। ठीक है, या तो जोड़ के 7 से भाग लगा लो या 4 सीधा रिमाइंडर। और ये जो आया हुआ रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर का मेरे प्यारे दोस्त आपको इस शुक्रवार में जोड़ना है। इस रिमाइंडर का आपको शुक्रवार में जोड़ना है 4। शुक्र में 4 जोड़ोगे तो पहला शनि आएगा, फिर रवि आएगा, फिर सोम आएगा, फिर आएगा मंगल। तो 4 जोड़ने पर जो उत्तर आ रहा है वो प्यारे दोस्त मंगलवार। इस प्रकार से आप बोलोगे यदि 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था तो 13 मार्च 2012 को सप्ताह का मंगलवार होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आई होप प्रश्न आप समझे होंगे। इन प्रश्नों को ऐसे ही किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है यदि नीचे दिए गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो आर के विपरीत फलक पर क्या होगा? क्या पूछा है? आर के विपरीत फलक पर। अच्छे से समझना है। जब भी आपको एक खुला पासा मिला या खुला घन मिला तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था दोस्त कि प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रत्येक तीसरी का मतलब है पड़ोस को छोड़ करके अगला वाला। जैसे हमने कहा हमारे पास यू है, हम इस पड़ोस को छोड़ देंगे, अगले वाले को ले लेंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलोगे? पड़ोस को छोड़ करके अगला वाला अपोजिट होता है, तो यू का अपोजिट हो जाएगा एस। ठीक है, एस हो गया।
अब भाई इसके बाद क्या है, पड़ोस को छोड़ करके इस क्यू को अगर पकड़ते हैं तो ये पड़ोस पी छूट जाएगा और अगला वाला आर इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आर अपोजिट हो जाएगा, तो हम क्यू को रखेंगे आर के अपोजिट। ठीक है, इसके बाद अब कौन बच रहा है, आप कहोगे सर अब बचा है टी और पी। टी और पी में हम बनाएंगे एक जेड लाइन, इसको बोलते हैं जेड लाइन। आपने ऐसा जेड बना देखा होगा। अब इसी जेड लाइन को मैंने उठा करके ऐसा रख दिया। ठीक है, एक मिनट, ऐसा करके ऐसा ऐसा रख दिया, तो ये जेड लाइन बनाने से हमें पता चला है कि जो टी है उसके अपोजिट क्या आएगा प्यारे दोस्त, पी आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो इस प्रकार से सारे के सारे हमें विपरीत क्रम पता चले। प्रश्न में हमसे पूछा गया था आर का विपरीत। आर का विपरीत मतलब यहाँ पे आर का विपरीत कौन आया है, क्यू। प्यारे दोस्त क्यू आया है, आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 में क्यू दिया है, क्यू हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये समझना है आपको। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगले प्रश्न में चलिए। अगला प्रश्न एक और गणितीय समीकरण से प्रश्न है और प्रश्न एक बहुत अच्छा है, एडवांस लेवल का। प्रश्न में पूछा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, यानी ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको हम आपस में बदल दें ताकि हमारा उत्तर सही हो जाए। ऐसे प्रश्नों को प्यारे दोस्त हम बाई ऑप्शन करते हैं, यानी विकल्प से। तो पहला विकल्प देखेंगे, 5 और 3 को बदलने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 के स्थान पर 43 हो जाएगा। ठीक है, 3 कर देंगे और भाग लगाएंगे किससे, 5 से। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या 43 में कहीं भी 5 का भाग जाता है? आप कहोगे नहीं जाता है। तो 3 और 5 को बदलने से तो हमारा काम चलने से रहा, यानी ये तो गलत हो गया। अब बचा 3 और 9 को बदलने से, तो क्या हम बदल पाएंगे 3 और 9 को? तो 45 को एज इट इज रखते हैं, भाग लगाएंगे, 3 के स्थान पर 9 रख देंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस लिखने के बाद हमारा आगे क्या है, आगे हमारा 12 है, तो हम 12 लिख देंगे। और गुणा किससे है, 9 के स्थान पर 3, चूंकि हम 3 9 को बदल रहे हैं। तो अब ये 9 था, इसके स्थान पर हम 3 रख देंगे। कितना रख देंगे, 3। अब क्या बच रहा है, माइनस का 15 लिख देंगे। फिर क्या है, प्लस का 2, फिर क्या है, गुणा का 5। ठीक है, अब बराबर में क्या है, ये तो 3 बदलना है ना हमें, तो ये हमारा 39 हो जाएगा। 3 को हम 9 से बदलेंगे, सॉरी ये हमारा 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 को अगर हम 9 से बदलेंगे तो ये 96 हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही बदलना था। अब देखते हैं क्या बन पाएगा ये। देखो यहाँ से भाग लगाओगे, कितना हो जाएगा, 9 पने 45, 9 पंचे 45। ठीक है, 9 पंचे 45 प्लस का 12 तिया 36। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 10। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी दोस्त। क्या गड़बड़ की है, गौर से देखना। अरे मुझे तो समीकरण सिद्ध करना था ना, तो हमें 36 लाना था, हमने 36 को भी बदल दिया। हमें तो ये करना है, देखो प्रश्न में बोला है सही बनाने के लिए, समीकरण को सही बनाने के लिए, मतलब ये समीकरण को हम सही बनाएं ताकि हमारा 36 आ जाए। हमने उसमें 3 बदल दिया, सॉरी फॉर दैट। तो हमें 36 प्राप्त करना है, हमने बदल चुके हैं सारी चीज़ें। अब देखो इसमें हम बोर्ड मास फिर लगाएंगे, तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा और 5 दूनी, ये दोनों का गुणा होगा जब, तो 5 दूनी 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 10 ये है, 5 ये है, ये प्लस के हैं, ये 10 5 15 हो जाएंगे, ये माइनस के 15 से कट जाएगा। तो आप बोलोगे कि 36 बराबर 36। प्यारे दोस्त 36 बराबर 36 आपका आएगा विकल्प नंबर 2 से। किससे आएगा, विकल्प नंबर 2 से आएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये आपको याद रखना है। विकल्प नंबर 2 सही है। अगर हम 3 और 9 को बदल देते हैं, अगर हम 3 और 9 को बदल देते हैं तो सही उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन से है। पूछा गया है एक्स वाई की बहन है, वाई एम की पुत्री है। यानी प्यारे दोस्त जो एक्स है ये बहन किसकी है, आप कहोगे वाई की। ठीक है, इस वाई को हम थोड़ा सा सीधा बनाएंगे। एक्स बहन है किसकी, वाई की, और बोला है वाई जो है वो एम की पुत्री है। किसकी पुत्री है सर, एम की पुत्री है। ठीक है, एम पी की माँ है। एम जो माँ है वो किसकी है, एम माँ है पी की। ठीक है, याद रखेंगे, पी की माँ बन जाएगी। तो ये आपस में तीनों एक्स वाई और पी ये भाई बहन बनेंगे। पी वाई का भाई है। अच्छा, इस वाई का जो भाई है वो पी है, तो प्लस लगा देंगे। आगे बोला है टी एक्स की माँ का भाई है। जो टी है वो एक्स की माँ का भाई है। अच्छा, एक्स की माँ कौन है, आप बोलोगे एम, चूंकि देखो वाई की माँ और एक्स की माँ और पी की माँ ये तीनों की तो एक ही माँ है। तो बोला है एक्स की माँ का भाई कौन है, एक्स की माँ का भाई है टी, ये भाई है, याद रखेंगे। पूछा है टी का एम से क्या संबंध है। से किसके साथ लगा है भैया, से लगा है एम के साथ, एम के साथ। पूछा है टी के बारे में, तो माँ क्या बोलेगी, ये एम क्या बोलेगा टी को, एम बोलेगा मेरा भैया है, एम बोलेगी मेरा भैया है, सीधा सीधा दिख रहा है। अब भैया कहाँ दे रखा है, विकल्प नंबर 4 में। विकल्प नंबर 4 मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 एक प्यारा सा क्वेश्चन है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखो बोला है
मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंटों के बिना काम चल ही नहीं सकता। बात समझना है। कथन प्रेशर देके कह रहा है कि मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंटों के बिना काम चल ही नहीं सकता। अब देखो पूर्व धारणा आती है, यहाँ पे क्या आ रही है, पूर्व धारणा। तो कह रहा है मरुस्थलों में ऊंटों के आवागमन का साधन सस्ता है। बात निष्कर्ष की नहीं हो रही है, बात पूर्व धारणा की हो रही है। मतलब कथन में से पहले क्या सोच सकते हैं आप, मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंटों के बिना काम नहीं चल सकता। तो पूर्व धारणा लगा रहे हैं कि मरुस्थलों में ऊंटों ही आवागमन का सस्ता साधन है। बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। अब बोला है मरुस्थलों में ऊंट ही अधिकता में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मरुस्थल भाई रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना, तो ये भी सही है। अब ये भी सही है, तो आप यहाँ पे कह पाओगे कि दोनों पूर्व धारणाएं निहित है। प्यारे दोस्तों, दोनों पूर्व धारणाएं निहित है। अगर यहाँ पे पूर्व धारणा के स्थान पर आ जाता निष्कर्ष, तो बताओ इसका उत्तर क्या होता। समझ पा रहे हो। अगर इसके स्थान पर आपका निष्कर्ष आ जाता तो उत्तर बदल जाते। ठीक है, याद रखेंगे। फिर हम कथन के अनुसार निष्कर्ष निकालते, लेकिन अभी हमें कथन से पहले पूर्व धारणा निकालनी है, तो दोनों के दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है। बोला नीचे दिए गए शब्दों का सही आरेख ज्ञात कीजिए। क्या है, स्तनधारी है, कुत्ता है और चमगादड़ है। प्यारे साथी अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्या है, स्तनधारी, कुत्ता और चमगादड़। तो गौर से समझना है, गौर से समझेंगे तो आप एक बात समझना है, आपको एक बात समझनी है। हम सबसे पहले एक बड़ा सा स्तनधारी के लिए सर्कल बनाएंगे। किसके लिए, स्तनधारी के लिए। तो स्तनधारी के अंतर्गत क्या कुत्ते आते हैं, आप कहोगे हाँ बिल्कुल आते हैं। तो हम इसमें डॉग का पार्ट बना लेंगे। ठीक है, डॉग का। उसके बाद क्या चमगादड़ आते हैं, मुझे बताओ क्या चमगादड़ स्तनधारी हैं। देखो बहुत सारे व्यक्ति सोचते होंगे कि सर चमगादड़ तो एक प्रकार के पक्षी हैं, लेकिन एक बात याद रखना है, चमगादड़ एक स्तनधारी पक्षी है। ठीक है, जो रात में विचरण करता है। तो आप इसको स्तनधारी के अंतर्गत ही रखेंगे। ये जो चमगादड़ है, C4 चमगादड़ बना देते हैं, स्तनधारी के अंतर्गत ही आएगा। स्तनधारी का मतलब सीधा सा है, वो माताएं जो अपने बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाती हैं, स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझना है। एक साधारण सी परिभाषा है। हालांकि अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग विद्वानों के अनुसार हो सकती हैं, लेकिन प्यारे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्तनधारी वे माताएं जो अपने बच्चों को अपने स्तनों से दूध पिलाती हैं, जैसे हमने अपने माताओं का दूध पिया है, तो ये स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, तो स्तनधारी में कुत्ता भी आता है, स्तनधारी में चमगादड़ भी आता है। दोनों के दोनों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। ठीक है, क्या है, डी नंबर। डी नंबर सही है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके सामने है। बोला गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह की चयन कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों का क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को प्यारे दोस्त हम स्थानीय मान से करते हैं। किससे करते हैं, स्थानीय मान से करते हैं। इस बात को समझना है। जैसे हमने कहा L 12 पर होता है, Q प्यारे साथी 17 पर होता है, O हमारा 15 पर होता है। ठीक है, O 15 पर होता है। अब X को देखेंगे, ये कितने पर, ये 24 पर होता है। ठीक है, C हमारा 3 पर होता है। अब देखो यहाँ पर ये कितने पर होता है, ये 1 पर होता है। ठीक है, A 1 पर होता है। अब क्या बच रहा है, E 5 पर होता है प्यारे दोस्त। J हमारा 10 पर होता है और 8 पर होता है H। इसके बाद क्या है, P 16 पर होता है। T प्यारे दोस्त आप देखोगे 20 पर होता है और यहाँ पे 22 पर होता है। ठीक है, जो V है ये 22 पर होता है, ये समझना है। तो अब मेरी बात को समझो, इनके बीच का अगर हम अंतर देखते हैं, इनके बीच का अगर अंतर देखें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है, 17 में से 2 घटा, ठीक है, तो 15 बचा। अब यहाँ पे 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 10 में से 2 घटेगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, और 20 में से 2 जुड़ रहा है यार, यहाँ पे तो जुड़ रहा है। देखो 3 ऐसे विकल्प थे जहाँ पे 2 घट रहा था, लेकिन चौथा ऐसा विकल्प आया जो आपका यहाँ पे जोड़ रहा है, इस कारण से ये विषम है। ठीक है, इस कारण से ये विषम है, इस बात को याद रखेंगे। ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। अब आगे के लेटरों में देखें तो यहाँ पे 5 जुड़ रहा है। अगर 24 5 29 करते हैं तो 26 3 29, यहाँ भी 5 जुड़ रहा है, ये भी आपका 5 ही जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो भैया केवल 4 ही जुड़ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो विषम पूछा था, कौन सा अक्षर समूह संगत नहीं है, असंगत है, तो असंगत होगा विकल्प नंबर 4। ठीक है, क्या दिया है, इसमें दिया है PTV। ठीक है, ये आपका विषम है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य में संबंध से निकटता समानता रखता है। यानी कि जो संबंध है, नीचे जो ये सिमिलरिटी दे रखी है, आपको कह सकते हैं इसको सादृश्यता, इसका संबंध बताना है। देखो मेरी बात को समझना है प्यारे दोस्त, अच्छा सा क्वेश्चन है। कबूतर को कह रहा है कि शांति से संबंधित रखते हैं, कबूतर शांति से संबंधित है, तो क्या ताज सिर से संबंधित है, क्या तार जो है वो सिर का प्रतीक है, आप कहोगे ऐसा नहीं है। मेरी बात समझना, कबूतर जो होता है प्यारे दोस्त, मेरी बात समझो यहाँ पे अच्छे से,
कबूतर जो होता है उसको हम शांति के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, शांति के लिए प्रयोग करते हैं। कबूतर को मानते हैं कि ये एक शांति का पक्षी है। और ताज की बात करते हैं तो क्या ये सिर पे आता है? ताज, ताज तो कहीं भी हो सकता है, सिर पे भी होता है, कभी कभी म्यूजियम में भी होता है, तो ये इसका एग्जैक्टली उत्तर नहीं बनेगा। श्वेत ध्वज, श्वेत ध्वज का मतलब है सफ़ेद झंडा। क्या है प्यारे दोस्त? सफ़ेद झंडा। अब सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है ये बताना है। सफ़ेद झंडा किसका होता है? आत्मसमर्पण का होता है। भैया क्या किसका होता है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब है, कहने का मतलब मैंने आपके सामने घुटने टेक दिए, ठीक है, ये होता है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण ये होता है मैंने आपके सामने घुटने टेक दिए, तो इसके लिए मुझे सफ़ेद झंडा दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका श्वेत ध्वज इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर श्वेत ध्वज और दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आत्मसमर्पण हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 इसका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। एज इट इज संबंध, जैसे हम कबूतर को शांति का प्रतीक मानते हैं, वैसे ही सफ़ेद झंडे को आत्मसमर्पण का प्रतीक मानते हैं। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोला निम्न आकृति में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। ये एक आकृतियों का क्रम है, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आ सकती है, बात समझो प्यारे दोस्त। सबसे पहले डार्क एरिया कहाँ पे है? ये पश्चिम दिशा में है, उसके बाद उत्तर दिशा में है, अब पूर्व दिशा में है। मतलब पश्चिम दिशा हो गई, उत्तर दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई, बची कौन सी भैया? दक्षिण दिशा। तो जो डार्क एरिया होगा, ये वाला डार्क एरिया, ये दक्षिण में नीचे की ओर होना चाहिए। नीचे की ओर यहाँ नहीं है, नीचे की ओर यहाँ नहीं, नीचे की ओर यहाँ नहीं है, तो हम बोल देंगे कि हमारा सीधा सा उत्तर विकल्प नंबर बी है। क्या है प्यारे दोस्त? बी नंबर का विकल्प आपका एकदम सही उत्तर है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बी नंबर आएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित प्रश्न में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, आपको आसपास की संख्याओं का प्रयोग करके बीच की संख्या लानी है। कैसे पता चला? क्योंकि हमें बीच में ही क्वेश्चन मार्क दिया है, इस कारण से। तो मैं आसपास की संख्याओं का कैसे भी प्रयोग करूंगा और बीच की संख्या लाने का प्रयास करता हूं। तो मेरी बात को समझना है। बड़ी संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देंगे। बड़ी संख्या 16 है, भाग लगाएंगे 4 से, कितना बचेगा? आप कहोगे 4 बचेगा। राइट वाली संख्या से इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, राइट वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा भैया? 9 चौके 36, और ये 9 चौके 36 हमें बीच में मिल गया, ठीक है, याद रखेंगे। अब मैं यही लॉजिक यहाँ भी यूज करूँगा। यहाँ यानी बड़ी संख्या 48 है, भाग लगाएंगे किससे? भाग लगाएंगे नीचे वाली संख्या। नीचे वाली संख्या कौन है? 8 है। 8 से भाग लगाएंगे तो 8 छंगे 48, कितना हो जाएगा? 6 बार, और ये राइट साइड की संख्या से गुणा कर देंगे। 6 नमे 54, 6 नमे 54 आपका बीच में दिया गया है ये, ठीक है। अब बच रहा है तीसरा नंबर जिसमें हमें ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या हम देखते हैं 72, 72 को हमें नीचे वाली संख्या से भाग लगाना है, यानी 6 से। 6 से जैसे ही आप भाग लगाओगे तो कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। राइट साइड की संख्या से गुणा करना है, राइट साइड की संख्या से गुणा करोगे 12 अट्ठे 96। तो ये जो क्वेश्चन मार्क आया है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम 96 रख सकते हैं। क्या किसी विकल्प में मिला है? बताओ, क्या किसी विकल्प में है प्यारे दोस्त? आप बोलोगे कि विकल्प नंबर 1 में ही है सर। कहाँ पे है मेरे भैया? विकल्प नंबर 1 में ही है। तो याद रखेंगे विकल्प नंबर 1 इसका एकदम सही उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप इनका उत्तर लाइए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, शब्दों की व्यवस्था दे रखी है। बोला है शब्द एबडक्ट्स को प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कल पूछा था परिवर्तित होने वाला, आज अपरिवर्तित है। तो शब्द हमारे पास है एबडक्ट, ठीक है, क्या है? ABDUCTS, ये रहा एबडक्ट्स। तो अब देखिए, इसमें अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले ए तो ए ही रहेगा, फिर बी भी रहेगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर एस ये हो जाएगा, टी ये हो जाएगा, और यू यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो कितने ऐसे लेटर थे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा, यानी बदला नहीं बदला, ए भी नहीं बदला, ठीक है। क्या डी सी बदल गए? बदल गए। क्या यू बदला? क्या सी बदला, लेकिन टी भी नहीं बदला। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ए, उसके बाद में बी और टी, ये 3 ऐसे लेटर थे जो नहीं बदले। सारे जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, लेकिन 3 लेटर नहीं बदले। वो कौन से थे मेरे भैया? वो 3 लेटर थे ABT, ठीक है, अच्छे से समझना है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं जरूर आप इसका उत्तर सही बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? श्रृंखला एक प्यारी सी है। सबसे पहले 131 है, इसके बाद में मेरे भैया कितना है? 263 है। 263 के बाद में साथी 527 है, 527 के बाद में 1055 है। कितना है? 1055। उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए मेरी बात को समझना है। अगर आप संख्याओं को गौर से देखें तो 131 का अगर हम 131 का डबल करते हैं
30 दूनी 60 यानी 31 दूनी 62, 100 दूनी 200, 262 हो रहा है। और 262 में अगर एक अपने मन से जोड़ दिया जाए, अगर अपने मन से एक जोड़ दिया जाए तो उत्तर 263 हो जाएगा। अब वही 263 का अगर हम डबल करेंगे तो ये होगा 526, ठीक है। 63 दूनी 126 और 2 दूनी 400, 400 126 526। और अगर इसमें भी हम +1 कर दें, अगर इसमें भी हम +1 कर दें तो 527। अब देखो ठीक है, एज इट इज़ वही लॉजिक यहाँ भी है, गुणा है 2 का, 527 दूना 1054 और 1 जोड़ेंगे तो 1055, ठीक है। अब यही लॉजिक लगाना है, अगली संख्या प्राप्त करनी है तो कर पाओगे बिल्कुल। देखो 1000 दूनी 2000, 55 दूनी 110 यानी 2110 और 1 जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे प्यारे दोस्त याद रखेंगे, 2110 में 1 जोड़ोगे तो 2111, कितना आएगा 2111। ये हमारा सही उत्तर होगा। 2111 आपको दे रखा है विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। लॉजिक कौन सा था, पहली संख्या से अगली संख्या प्राप्त करने के लिए गुणा 2 + 1 हो रहा था। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न चाइनीज कोडिंग से है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसका। बोला है आर्ट ऑफ वार को, पहले लॉन्ग देखो, पहले लॉन्ग देखो, इसमें लिखा है आर्ट, इसके बाद में लिखा है ऑफ, उसके बाद में लिखा है वार, ठीक है। आर्ट ऑफ वार को लिखा जा रहा है GB, ठीक है, GB, PR और ML, ये चाइनीज कोडिंग में आता है, ठीक है। इसके बाद उसने लिखा है द लॉस्ट वार, क्या है द, उसके बाद में क्या है लॉस्ट, उसके बाद में वार है, ठीक है। अब इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है ML, इसके बाद में SJ, उसके बाद में AK, ठीक है, ये लिखा गया। अब देखो इसमें आपको बताना है किसका कोड, आर्ट का कोड, आर्ट बताना है क्या होगा। तो आर्ट बताने के लिए आप गौर से समझें, देखो वार यहाँ भी लिखा है और वार यहाँ भी लिखा है, ये थोड़ा सा मैंने बाज कर दिया, ये वार है, ठीक है, चूंकि द लॉस्ट वार था ना, देखो द लॉस्ट वार, तो द लॉस्ट वार, वार ये रहा, वार ये रहा। तो देखो आर्ट ऑफ वार और द लॉस्ट वार में वार 2 बार कॉमन मिल रहा है, और कोड भी किसका पूछा है, अरे यार कुछ तो गड़बड़ हुई, वार 2 बार नहीं है यार, ये तो वाज लिखा है, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई मुझसे, ये वाज नहीं है यार, द लॉस्ट आर्ट लिखा है, द लॉस्ट आर्ट लिखा है। मैंने इसमें लिखने में थोड़ी सी समस्या की है, तो आप समझिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है ART, ठीक है, वार नहीं था। अब ये वार तो कॉमन होगा ही नहीं, ठीक है, ये जो वार है ये कॉमन नहीं होगा, उसने आर्ट का पूछा था, मैंने वार बता दिया, सॉरी फॉर दैट। देखो अब मेरे दोस्त आप देखो इसको, थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई है मेरे से। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आर्ट का कोड पूछा है, किसका, आर्ट का। आर्ट अगर आप देखें तो ये मिल रहा है आर्ट, और आर्ट देखें तो आप ये मिल रहा है आर्ट, 2 बार आर्ट मिला है। तो ऊपर नीचे वाले राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में जो शब्द दिए गए हैं, आर्ट ऑफ बार, द लॉस्ट ऑफ आर्ट, तो इसमें आर्ट 2 बार आया है। अगर इसकी हम कोडिंग में जाएं, GB, PR, ML, तो ML आपको यहाँ पे मिलेगा, ML यहाँ पे मिलेगा। तो आप कह सकते हो आर्ट यहाँ पे, आर्ट यहाँ पे, ML यहाँ पे, ML यहाँ पे, यानी 2 शब्द 2 बार आए हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं जो आर्ट है उसके लिए जो कोड है वो प्यारे दोस्त ML है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, आर्ट के लिए कोड ML है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, देखो ये पूरा मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो कोडिंग पूछी है सीधा वो उस पर जाओ। आपसे पूछा गया है आर्ट का कोड क्या होगा, आप ढूंढिए आर्ट कहाँ है, ये लिखा है, आर्ट कहाँ है, ये लिखा है, 2 बार आर्ट आया है। अब इसकी कोडिंग में जाइए, जब आप कोडिंग में जाओगे तो आपको पता चलेगा ML ये लिखा है और ML ये लिखा है, मतलब 2 बार आर्ट आया है एक तरफ और 2 बार ML आया है दूसरी तरफ। तो आर्ट का सीधा सा कोड क्या है, ML हो जाएगा, याद रखेंगे विकल्प नंबर 2, ठीक है प्यारे दोस्त, विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका अपडेट मिलता रहे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है पसंद आई होगी क्लास, लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।